धारा 111 परिभाषाएं। यह धारा इस अध्याय में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों को परिभाषित करती है ताकि उनकी समझ में स्पष्टता रहे जब तक कि संदर्भ से कोई और अर्थ न निकलता हो। अनुबंधकारी राज्य कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का अर्थ भारत के बाहर का कोई भी देश या स्थान है जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने किसी संधि या अन्यथा के माध्यम से उस देश की सरकार के साथ व्यवस्थाएं अरेंजमेंट्स की हैं। सरल शब्दों में अनुबंधकारी राज्य का मतलब भारत से बाहर का कोई भी ऐसा देश या जगह है जिसके साथ भारत की केंद्र सरकार ने किसी समझौते या संधि ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते आमतौर पर आपराधिक मामलों में एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। पहचान आइडेंटिफाइंग में यह साबित करना शामिल है कि संपत्ति किसी अपराध से प्राप्त हुई थी या उसका उपयोग किसी अपराध को करने में किया गया था। सरल शब्दों में पहचान करना का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि संपत्ति कहाँ है, बल्कि यह साबित करना भी है कि वह संपत्ति या तो किसी अपराध से कमाई गई है या उसे किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अपराध की आय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अर्थ कोई भी संपत्ति है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि, मुद्रा हस्तांतरण से जुड़े अपराधों सहित के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई है या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य है। सरल शब्दों में अपराध की आय वह पैसा या संपत्ति है जो किसी व्यक्ति ने सीधे या किसी भी तरीके से किसी आपराधिक काम क्राइम के जरिए कमाई है। इसमें वो अपराध भी शामिल हैं जिनमें पैसे का लेन देन होता है। अगर वह संपत्ति अब मौजूद नहीं है तो उसका बाजार मूल्य वैल्यू भी इसमें शामिल होगा। संपत्ति प्रॉपर्टी का अर्थ हर प्रकार की संपत्ति और परिसंपत्तियां एसेट्स हैं, चाहे वह मूर्त कॉर्पोरियल या अमूर्त इनकॉर्पोरियल, चल मूवेबल या अचल इमूवेबल, ठोस टेंजिबल या अमूर्त इनटेंजिबल हों, और ऐसे विलेख डीड्स और साधन इंस्ट्रूमेंट्स जो ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर स्वामित्व या हित का प्रमाण देते हों जो किसी अपराध को करने में प्राप्त या उपयोग की गई है, और इसमें अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति शामिल है। सरल शब्दों में संपत्ति बहुत व्यापक शब्द है। इसमें हर तरह की चीजें आती हैं जो किसी की मिल्कियत हो सकती हैं, जैसे मूर्त या अमूर्त जिसे छू सकें, जैसे घर या न छू सकें, जैसे किसी कंपनी के शेयर। चल या अचल जिसे हिला सकें, जैसे कार, पैसा, या न हिला सकें, जैसे जमीन। ठोस या अमूर्त भौतिक रूप में, जैसे गहने, या केवल कानूनी रूप में, जैसे किसी पेटेंट का अधिकार। इसमें वे कागजात, डीड्स या दस्तावेज भी शामिल हैं जो यह दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है या उसमें उसका कोई अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वह सारी संपत्ति शामिल है जो किसी अपराध को करने के लिए इस्तेमाल हुई थी या अपराध से कमाई गई थी। अपराध की आय। पता लगाना ट्रेसिंग का अर्थ संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, निपटान, आवाजाही, स्वामित्व या मालिक का निर्धारण करना है। सरल शब्दों में पता लगाना का मतलब है किसी संपत्ति की पूरी कुंडली निकालना, यानी यह पता लगाना कि वह किस तरह की संपत्ति है, वह कहां से आई, स्रोत, उसे कैसे बेचा गया या उसका क्या किया गया, निपटान, वह कैसे एक जगह से दूसरी जगह गई, आवाजाही, उस पर किसका कानूनी अधिकार, टाइटल है, और उसका असली मालिक कौन है। संक्षेप में धारा 111 इस अध्याय के प्रमुख प्रावधानों को समझने के लिए आवश्यक मूलभूत शब्दावली को परिभाषित करती है। यह आपराधिक संपत्ति की पहचान, उसकी उत्पत्ति और उसके कानूनी दायरे को स्पष्ट करती है, जिससे न्यायिक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इस संहिता के तहत प्रभावी ढंग से कार्य करना संभव हो सके। धारा 112 भारत के बाहर जांच के लिए अनुरोध पत्र। यह धारा भारतीय अदालतों को यह शक्ति देती है कि वे आपराधिक मामलों की जांच के लिए विदेशी देशों से न्यायिक सहायता का अनुरोध कर सकें, विशेष रूप से जब सबूत भारत के बाहर उपलब्ध हों। यदि किसी अपराध की जांच के दौरान जांच अधिकारी या जांच अधिकारी से वरिष्ठ पद के किसी अधिकारी द्वारा एक आवेदन किया जाता है कि साक्ष्य भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में उपलब्ध हो सकता है,
तो कोई भी आपराधिक न्यायालय उस देश या स्थान में ऐसे अनुरोध से निपटने के लिए सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी को एक अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर सकता है, ताकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक जांच की जा सके और ऐसी जांच के दौरान दिए गए उसके बयान को दर्ज किया जा सके, और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को मामले से संबंधित उसके कब्जे में मौजूद किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए भी कहा जा सके, और इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्य या उनकी प्रमाणित प्रतियां या एकत्र की गई चीज को ऐसा पत्र जारी करने वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जा सके। सरल शब्दों में, अगर किसी अपराध की जांच चल रही है, और जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उससे ऊपर के पद का कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि इस मामले से जुड़े सबूत भारत के बाहर किसी देश या जगह पर मिल सकते हैं। तो भारत की कोई भी आपराधिक अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, उस विदेशी देश या जगह की सक्षम अदालत या प्राधिकारी को एक अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर सकती है। इस अनुरोध पत्र का उद्देश्य होगा उन व्यक्तियों से पूछताछ करना जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाते हैं और उनके बयान दर्ज करना। ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए कहना जो उनके पास हो, और इस तरह से लिए गए या इकट्ठा किए गए सभी सबूत या उनकी प्रमाणित प्रतियां या इकट्ठा की गई चीजें अनुरोध पत्र जारी करने वाली भारतीय अदालत को वापस भेज देना। 2. अनुरोध पत्र को ऐसे तरीके से प्रेषित किया जाएगा जैसा केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। सरल शब्दों में, यह अनुरोध पत्र किस तरीके से विदेशी देश को भेजा जाएगा यह केंद्र सरकार तय करेगी और अधिसूचित करेगी, आमतौर पर विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय के माध्यम से। 3. उपधारा 1 के तहत दर्ज किया गया प्रत्येक बयान या प्राप्त दस्तावेज या चीज को इस संहिता के तहत जांच के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य माना जाएगा। सरल शब्दों में, उपधारा 1 के तहत विदेश से जो भी बयान दर्ज किए जाते हैं या जो दस्तावेज चीजें मिलती हैं, उन्हें भारत में की गई जांच के दौरान इकट्ठा किया गया वैध सबूत माना जाएगा। तो संक्षेप में, धारा 112 भारतीय अदालतों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत से बाहर उपलब्ध साक्ष्यों को कानूनी रूप से प्राप्त किया जा सके और आपराधिक जांच और मुकदमों में उनका उपयोग किया जा सके, जिससे गंभीर अपराधों की जांच में राष्ट्रीय सीमाओं की बाधाएं कम हो सकें। धारा 113 भारत के बाहर से भारत में जांच के लिए अनुरोध पत्र। यह धारा बताती है कि जब भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारतीय अदालतों या अधिकारियों को आपराधिक जांच के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, तो भारत में उस पर कैसे कार्रवाई की जाएगी। यह धारा आपसी कानूनी सहायता, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस MLA के सिद्धांत पर आधारित है। 1. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में ऐसे पत्र जारी करने में सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी से किसी व्यक्ति की जांच या किसी दस्तावेज या चीज के उत्पादन के संबंध में उस देश या स्थान में जांच अधीन अपराध के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे। सरल शब्दों में, अगर भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भारत के बाहर किसी देश या जगह की किसी अदालत या सक्षम अधिकारी से एक अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलता है, यह अनुरोध पत्र उस विदेशी देश में चल रही किसी आपराधिक जांच से संबंधित होता है और इसमें भारत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करवाने का अनुरोध होता है, तो केंद्र सरकार, यदि उसे लगता है कि यह सही है, तो वह 2 में से कोई एक तरीका अपना सकती है। इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकती है, जैसा कि वह इस संबंध में नियुक्त कर सकती है, जो तत्पश्चात व्यक्ति को अपने सामने तलब करेगा और उसका बयान दर्ज करेगा या दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा। या पहला तरीका, केंद्र सरकार उस अनुरोध पत्र को किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज सकती है, जिसे वह इस काम के लिए नियुक्त करे
वह मजिस्ट्रेट फिर उस व्यक्ति को अपने सामने बुलाएगा, उसका बयान दर्ज करेगा या मांगे गए दस्तावेज चीज को पेश करवाएगा। आई पत्र को किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए भेज सकती है, जो तत्पश्चात उसी तरीके से अपराध की जांच करेगा जैसे कि अपराध भारत में ही किया गया हो। दूसरा तरीका, केंद्र सरकार उस अनुरोध पत्र को किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए भेज सकती है। वह पुलिस अधिकारी फिर उसी तरह से अपराध की जांच करेगा जैसे कि वह अपराध भारत के भीतर ही हुआ होता। 2. उपधारा 1 के तहत लिया गया या एकत्र किया गया सभी साक्ष्य या उसकी प्रमाणित प्रतियां या एकत्र की गई चीज संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र जारी करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी को पारेषण ट्रांसमिशन के लिए अग्रेषित की जाएंगी, ऐसे तरीके से जैसा केंद्र सरकार उचित समझे। सरल शब्दों में, उपधारा 8 के तहत जो भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जैसे बयान, दस्तावेज या चीजें या उनकी प्रमाणित कॉपियां, उन्हें मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जिसने भी उन्हें इकट्ठा किया है द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार फिर उन सबूतों को उसी विदेशी अदालत या प्राधिकारी को भेजेगी जिसने मूल अनुरोध पत्र भेजा था। यह सब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 113 भारत की न्यायिक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलती है, जिससे भारत के बाहर के देशों को भारत के भीतर आपराधिक जांच के लिए न्यायिक सहायता प्राप्त हो सके। यह केंद्र सरकार को प्राप्त अनुरोध पत्रों पर कार्रवाई करने के 2 प्राथमिक तरीके प्रदान करती है, न्यायिक मार्ग के माध्यम से या सीधे पुलिस जांच के माध्यम से। यह प्रावधान वैश्विक अपराधों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। धारा 114 व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित करने में सहायता। यह धारा आपराधिक मामलों में भारत और किसी अनुबंधकारी राज्य, विदेशी देश जिसके साथ भारत का समझौता है, के बीच व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रिया और सहायता का वर्णन करती है, चाहे वह गिरफ्तारी के लिए हो या गवाही के लिए। 1 जहां भारत में एक न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट या किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए उपस्थित होने के लिए वारंट किसी अनुबंधकारी राज्य में निष्पादित किया जाए, तो वह ऐसा वारंट दोहरी प्रति में ऐसे रूप में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जैसा केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो उसे निष्पादित करवाएगा। सरल शब्दों में, अगर भारत की कोई अदालत किसी आपराधिक मामले में यह चाहती है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट या किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने का वारंट जो उसने जारी किया है किसी ऐसे विदेशी देश में लागू हो जिसके साथ भारत का समझौता है, अनुबंधकारी राज्य, तो भारतीय अदालत उस वारंट की 2 प्रतियां उस विदेशी देश की अदालत, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को भेजेगी, और यह सब केंद्र सरकार द्वारा बताए गए तरीके और प्राधिकारी अथॉरिटी के माध्यम से होगा। वह विदेशी अदालत, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट फिर उस वारंट को लागू करवाएगा। 2 यदि किसी अपराध की जांच या किसी पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी या जांच अधिकारी से वरिष्ठ पद के किसी अधिकारी द्वारा एक आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता है जो किसी अनुबंधकारी राज्य में है, ऐसे जांच या पूछताछ के संबंध में, और न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी उपस्थिति की आवश्यकता है, तो वह उक्त व्यक्ति के खिलाफ दोहरी प्रति में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को एक समन या वारंट जारी करेगा, ऐसे रूप में जैसा केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, ताकि उसे तामील या निष्पादित करवाया जा सके। सरल शब्दों में, अगर किसी अपराध की जांच या पूछताछ चल रही है और जांच अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी यह आवेदन करता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो किसी अनुबंधकारी राज्य, विदेशी देश में है, ताकि वह जांच या पूछताछ में शामिल हो सके,
और अदालत को यकीन हो जाता है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति वाकई जरूरी है, तो भारतीय अदालत उस व्यक्ति के खिलाफ एक समन या वारंट दो प्रतियों में उस विदेशी देश की अदालत, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को जारी करेगी, जैसा कि केंद्र सरकार बताएगी, ताकि उस समन या वारंट को तामील, सर्व या निष्पादित, एग्जीक्यूट किया जा सके। 3. जहां भारत में एक न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे उस न्यायालय में या किसी अन्य जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होने या उपस्थित होकर कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की आवश्यकता है, और यह वारंट किसी अनुबंधकारी राज्य में एक न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है, तो उसे वैसे ही निष्पादित किया जाएगा जैसे कि यह भारत में किसी अन्य न्यायालय से उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त वारंट हो। सरल शब्दों में, अगर भारत की किसी अदालत को किसी विदेशी देश, अनुबंधकारी राज्य की अदालत, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से कोई गिरफ्तारी वारंट मिलता है और उस वारंट में किसी व्यक्ति को भारतीय अदालत या किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होने या पेश होकर कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए कहा गया है, तो भारतीय अदालत उस विदेशी वारंट को ठीक वैसे ही लागू करवाएगी जैसे कि वह उसे भारत की ही किसी दूसरी अदालत से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर लागू करने के लिए मिला हो। 4. जहां उपधारा 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अनुबंधकारी राज्य में स्थानांतरित किया जाता है और वह व्यक्ति भारत में कैदी है, तो भारत में न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो उस न्यायालय या सरकार को उचित लगे। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 3 के तहत किसी विदेशी देश में भेजा जा रहा है और वह व्यक्ति भारत में पहले से ही कैदी है यानी जेल में है, तो भारत की अदालत या केंद्र सरकार उस स्थानांतरण के लिए ऐसी शर्तें लगा सकती है जो उन्हें सही लगें, जैसे कितने समय के लिए भेजा जाएगा, सुरक्षा, वापसी की गारंटी आदि। 5. जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत में स्थानांतरित किया जाता है और वह व्यक्ति किसी अनुबंधकारी राज्य में कैदी है, तो भारत में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन शर्तों के अधीन कैदी को भारत में स्थानांतरित किया गया है उनका पालन किया जाए और ऐसे कैदी को ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी हिरासत में रखा जाएगा जैसा केंद्र सरकार लिखित में निर्देशित कर सकती है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 या उपधारा 2 के तहत भारत में लाया जा रहा है और वह व्यक्ति विदेशी देश, अनुबंधकारी राज्य में कैदी है, तो भारत की अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि जिन शर्तों पर उस कैदी को भारत लाया गया है उन सभी शर्तों का पालन हो और उस कैदी को वैसी ही हिरासत में रखा जाएगा और वैसी ही शर्तें लागू होंगी जैसा केंद्र सरकार लिखित में आदेश दे। संक्षेप में, धारा 114 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह भारत और अनुबंधकारी राज्यों के बीच व्यक्तियों, चाहे आरोपी हों, गवाह हों या कैदी हों, के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सीमा पार अपराधों की जांच और अभियोजन में मदद मिलती है। यह कैदियों के स्थानांतरण के दौरान शर्तों के पालन और उनके उचित निपटान को भी सुनिश्चित करती है, जिससे मानवीय और कानूनी सिद्धांतों का भी सम्मान होता है। धारा 115 संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता। यह धारा आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट या जब्ती, फॉरफीचर के आदेशों के अंतर्राष्ट्रीय निष्पादन और उस संबंध में आपसी कानूनी सहायता का प्रावधान करती है। यंगेक, जहां भारत में किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त या अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दे सकता है, जैसा वह धारा 116 से 122 दोनों सहित के प्रावधानों के तहत उचित समझे। सरल शब्दों में, अगर भारत की कोई अदालत को यह पक्का यकीन है कि किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति है वह उसने सीधे या परोक्ष रूप से कोई अपराध करके कमाई है, यानी यह अपराध की आय है, तो वह अदालत उस संपत्ति को कुर्क करने
अटैच करने या जब्त करने, फॉरफिट करने का आदेश दे सकती है। यह आदेश धारा 116 से 122 तक, जो आगे की प्रक्रियाओं और शर्तों के बारे में है, के नियमों के अनुसार होगा। और विदेशी राज्य में कुर्की या जब्ती के लिए अनुरोध 2, जहां न्यायालय ने उपधारा 1 के तहत किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति किसी अनुबंधकारी राज्य में होने का संदेह है, तो न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुबंधकारी राज्य में एक न्यायालय या एक प्राधिकारी को एक अनुरोध पत्र जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर भारतीय अदालत ने किसी संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का आदेश दे दिया है, जैसा कि ऊपर उपधारा 1 में बताया गया है, और यह शक है कि वह संपत्ति भारत में नहीं बल्कि किसी अनुबंधकारी राज्य, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी किसी ऐसे विदेशी देश में जिसके साथ भारत का समझौता है, में है, तो भारतीय अदालत उस विदेशी देश की अदालत या किसी संबंधित अधिकारी को एक अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, भेज सकती है ताकि वह कुर्की या जब्ती का आदेश वहां लागू किया जा सके। विदेशी राज्य से भारत में कुर्की या जब्ती के लिए अनुरोध 3, जहां केंद्र सरकार को किसी अनुबंधकारी राज्य में एक न्यायालय या एक प्राधिकारी से भारत में संपत्ति की कुर्की या जब्ती का अनुरोध करने वाला एक अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा उस अनुबंधकारी राज्य में किए गए किसी अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई है, तो केंद्र सरकार ऐसे अनुरोध पत्र को न्यायालय को अग्रेषित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे, धारा 116 से 122 दोनों सहित, या जैसा भी मामला हो उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के लिए। सरल शब्दों में, अगर केंद्र सरकार को किसी अनुबंधकारी राज्य, विदेशी देश की अदालत या अधिकारी से एक अनुरोध पत्र मिलता है और उस अनुरोध पत्र में भारत में मौजूद किसी संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का अनुरोध है, यह संपत्ति वह है जिसे किसी व्यक्ति ने उस विदेशी देश में किए गए किसी अपराध से कमाया है, तो केंद्र सरकार उस अनुरोध पत्र को भारत की किसी ऐसी अदालत को भेज सकती है जिसे वह सही समझे। वह भारतीय अदालत फिर उस विदेशी अनुरोध को धारा 116 से 122 तक के नियमों के अनुसार या भारत में उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार लागू करेगी। संक्षेप में, धारा 115 आपराधिक संपत्ति को जब्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक कानूनी मार्ग प्रदान करती है। यह भारतीय अदालतों को विदेशों में अपराध की आय को कुर्क करने में मदद मांगने और विदेशी देशों से ऐसे अनुरोधों को भारत में लागू करने की अनुमति देती है। यह अपराधियों को अपनी अवैध कमाई को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार छिपाने से रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक है।